हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम अंकित। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम कल पढ़ रहे थे अध्याय 6.2। अध्याय 6.2 का दोस्तों हम परिचय बता रहे थे। उसमें कुछ नियम थे, उस नियम को बता रहे थे। जब तक कुछ टेक्निकल इश्यूज आने के कारण दोस्तों क्या हुआ था, वीडियो कुछ थोड़ा कम ही बना था। उसमें टोटल नियम नहीं हुए थे दोस्तों। तो प्रश्नावली 6.2 के आज जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए दोस्तों कुछ नियम बाकी बचे थे, केवल एक नियम बाकी बचा था। उस नियम को मैं बताऊंगा। इसके बाद क्या है कि जो पुराना नियम जो मैंने बता चुके हैं 6.2 के जो एक्सरसाइज लगाना है उसके जो नियम है दोस्तों, उस वीडियो का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको देखिए, फिर इस वीडियो की शुरुआती देखिए। इसके बाद प्रश्नावली 6.2 के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों, वो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। तो आइए लेट ना करके वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों ये कहना चाहता हूँ, ये चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें दोस्तों। क्योंकि इस चैनल पे आपको क्लास 9 से लेकर 12 तक सभी मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे। अभी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है दोस्तों, इसलिए सभी सभी वीडियो नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके मैं अप्रैल से मैं 12th और फर्स्ट ईयर सब क्लास के सभी वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। ओके दोस्तों, इसके लिए आइए हम चलते हैं कि आप प्रश्नावली 6.2 के कुछ नियम बचे थे, उन नियम को मैं बता रहा हूं। मैंने दोस्तों यहां तक बता दिया था कि यदि दो समांतर रेखाएं हैं, उसको यदि कोई तिर्यक रेखा काटती है, इसको माने थे हम यम और इसको माने थे क्या एल, और इसको माने थे एम, इसको माने थे एन और इसको माने थे एल। ओके दोस्तों, ये कोण 1 2 3 और 4। ओके, ये हो जाएगा आपका क्या 5 6 7 और। ओके दोस्तों, हम ये बताए थे कि 1 और 5 आपस में क्या है, संगत कोण है। ये याद रखना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये नहीं याद रखोगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। एंगल 4 एंगल 8 का संगत कोण है, एंगल 2 एंगल 6 का, एंगल 3 एंगल 7 का। ओके, हम बोले थे एंगल 4 एंगल 5 का एकांतर कोण कहते हैं, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 3 जो है ये 5 का है, ओके, 1 है ये 7 का है, 2 है ये 8 का है। ये 1 और 2 आपस में शीर्षविमुख कोण है, ये भी बताए थे हम। यहाँ पे 1 और 2 आपस में हमेशा हमेशा क्या हो जाएंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इतना बताने के बाद हम सीधा विमुक्त तक बताए थे। इसके बाद क्या है कि एल एम जो रेखा खंड है, यल एम जो समांतर रेखा है और यल जो है तिर्यक रेखा है, इनको जो ये 3 और 4 आपस में दिख रहे हैं, ये जो है एक ही अंतःखंड, एक ही मतलब अंतःकोण है। इसमें क्या है, एम एन दो समांतर रेखाओं के बीच 3 और 4 क्या है, अंतःकोण है। तो अंतःकोण देखो, अंतःकोण इसमें लिखोगे दोस्तों एंगल 4 प्लस एंगल 5 और एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6। ये अगर है, ये इसको आप क्या लिख सकते हो, एंगल 4 प्लस एंगल 5 और एंगल 3 और एंगल 6 ये अलग अलग है। ये दोनों क्या है, ये दोनों अंतःकोण है। ये दोनों क्या है, अंतःकोण है। इनका योग क्या होता है, 180 अंश होता है। ये लिख सकते हो, इनका योग कितना होता है, 180 अंश। इसका अगर एग्जांपल है दोस्तों, माना दो समांतर रेखाएं हैं, हमने माना ये है बी और ये है सी। ओके, हम ये बोल रहे हैं कि ये कोण है 37 अंश, तो ये कोण क्या होगा, माना इस कोण का नाम दे दिए हम, x का वैल्यू क्या होगा। आप जानोगे कि 37 और x आपस में क्या है, अंतःकोणों का योग है। तो आप लिखोगे क्या, x प्लस 37 इक्वल टू 180। इसको क्या लिखोगे, ये क्या है, एक ही तरफ के दो अंतःकोणों का योग।
एक ही तरफ के, ये लिखना जरूरी है कि कहां से आया है, एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, यहां से लिखोगे टीचर तुरंत समझ जाएगा कि अंतःकोणों का योग के नियम से लगाया। अब इसमें x की वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू 180 ऐसे ही रहेगा, -37 कर दीजिए। अब x इक्वल टू क्या रहेगा, इसमें घटाओ तो 10 में से 7 गया तो हो जाएगा 3, 7 में से 3 गया तो 4, 1, तो कितने अंश का हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी क्या 143। ओके दोस्तों, इस तरह इसका प्रयोग होगा। आप इस नोट को लिख लीजिए, उसके बाद में प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन को कैलकुलेट करना। ओके दोस्तों, नोट कर लीजिए। दोस्तों इस चैप्टर का ये लास्ट नियम था, इसको मैं बता दिया। अब मैं बता रहा हूं क्या, प्रश्नावली 6.2 जो है, प्रश्नावली 6.2 का जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उन सभी क्वेश्चन को बताया जाएगा। ओके दोस्तों, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। दोस्तों वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, इसके लिए परेशान मत होइए, लेकिन वन साइड में आपके सभी प्रश्न क्वेश्चन जो जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को क्या हो जाएगा हल। ये प्रश्नावली 6.2 है दोस्तों, 6.2 का पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं। प्रश्नावली 6.2 का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला, आकृति 6.2 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB पैरेलल CD। दोस्तों अभी मैंने जितने भी नियम बताए थे कि ये संगत है, एकांतर है, शीर्षाभिमुख है, ये जब भी प्रूव्ड आप करोगे जब दो रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। दो रेखाएं आपस में ये समांतर है तो संगत कोणों का युग्म बराबर होगा, एकांतर कोणों का युग्म बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म बराबर होगा, रेखिक युग्म कोण होंगे। ओके दोस्तों, ये सब नियम क्यों लगाना है। अब इसमें देखो क्या है, इसमें आपको क्या करना, देखो क्वेश्चन जो रखा है मैं केवल क्वेश्चन को लिख रहा हूं, आप लोगों के पास बुक होंगे दोस्तों तो वहां से आप देखिएगा 6.2। इसमें क्या देखो, ये है आपका ए बी, ये क्या है आपका है ये है बी, ये सी और ये डी, ये गया एक रेखा। ओके दोस्तों, ये आपका कितना है 50 अंश, ये कितना है x, ये कितना है y और ये कितना है 130। ओके, आपको यहां पे निकालना क्या दोस्तों, आपको यहां पे निकालना है x का मान, यहां निकालना क्या है, यहां निकालना है आपको x का मान, यहां पे x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा। ओके, ये आपको निकालना है। आप इसमें क्या करेंगे और फिर दिखाइए कि ए बी पैरेलल सी डी, जब ये कोण आपस में बराबर होंगे तो क्या हो जाएंगे ए बी प्लस सी डी। यहां पे दोस्तों देखो x और 50 दे रखा ना, x और 50 क्या दे रखा आप ही देखो, एक रेखा है है इसके बाद एक लाइन आई हुई है इस तरह। अब मैं जब शुरू में आप लोगों को पढ़ाता था बोलते थे दोस्तों कि अगर एक है इसका एक ही बिंदु है उभयनिष्ठ, तो ये बना देते थे क्या, ये बनाते थे रेखिक युग्म कोण। एक संपूरक कोण होता था, जब संपूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिसके दोनों तरफ देखो उभयनिष्ठ जो भुजा हो, उभयनिष्ठ क्या हो वो कॉमन हो और उसके जो अन्य दो भुजाएं हो वो एक दूसरे की क्या हो, विपरीत हो। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, और जब ये एक ही रेखा हो और ये दो ही रेखाएं हो जाती थी और एक दूसरे के विपरीत नहीं होती थी तो वो बना देते थे रेखिक युग्म। अब इसमें अगर मैं रेखिक युग्म में अगर इसको मैं x कर देता था और इसको कर देता था 130, तो आप करते थे क्या कि सर x प्लस 130 बराबर क्या होता है 180 अंश, किस वजह से, रेखिक युग्म से करते थे ना, यही चीज करते थे। आज वही नियम यहां पे लगाना है, वही नियम यहां पे लगेगा। ओके, तो इस नियम को लगाने के लिए आइए हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसको मैं समझा रहा था केवल, इसमें इरेज कर रहे हैं।
इसमें क्या करेंगे देखो, इसमें करेंगे हम x प्लस 50 हल करेंगे, इसको निकालना है आपको, यहां से मैं कर रहा हूं हल। ओके, हल में क्या करूंगा, x प्लस 50 इक्वल टू 180, इसलिए ये क्या है, रेखिक युग्म है, रेखिक युग्म कोण। ओके, यहां से ये सब चीज लिखना बेहद इंपॉर्टेंट दोस्तों। यहां पे क्या करोगे, x इक्वल टू 180, ये प्लस है उधर ले जाओगे क्या हो जाएगा 50 अंश, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 130 अंश। ओके, ये आपका x का वैल्यू कितना आ गया 130 अंश। अब देखो यदि x बराबर 130 तो y बराबर भी क्या हो जाएगा 130, किस वजह से, ये दोनों आपस में क्या है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण क्या होता है, दोनों आपस में बराबर होते हैं। यदि दो समांतर रेखा है, उस पे एक त्रिज्यीय रेखा पड़ी हो, तो कोणों का एक का अंतर हो, वहीं पे क्या होता है, एकांतर होता है। तो x y क्या हो जाएंगे 180, x और y क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ये यहां से भी हो सकता है, और ये 130 और y आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो आप यहां से भी कर सकते हैं कि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तब भी ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहां पे x बराबर 30, अतः आप जानते हैं ये x बराबर 130, चूंकि x बराबर नहीं, यहां पे लगा सकते हो पुनः, ये थोड़ा अपने हिसाब से लिखना होता है, पुनः x बराबर y, ये दोनों आपस में क्या है, x बराबर y, ये आपस में क्या है, एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण है। जब x बराबर y एकांतर कोण है, तो x का वैल्यू कहाँ है, तो x का मान कहाँ है, x बराबर 30, तो आप क्या रखोगे, x बराबर 130 और y बराबर कितना आ गया 130, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 130। जब x और y की वैल्यू 130 आ रही है, इसलिए ए बी पैरेलल क्या है, सी डी, तो आप लिख सकते हो, इसलिए ए बी पैरेलल सी डी, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसको आप लिख लीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए। ओके, इसको लिखिए दोस्तों, फिर इसको मिटा रहा हूं मैं, समझ में जरूर आएगा। ओके, यदि कोई ऐसी चीज हो जो इसमें ना समझ पाया हो, उसको जब मेरी वीडियो देखें तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, उसका सोल्यूशन देने की कोशिश मैं हर हाल में करूंगा। ओके दोस्तों, आप इसको लिख लीजिए, लिख चुके होंगे। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसको मैं लिख रहा हूं। फिगर में ड्रा करूंगा, उधर कैलकुलेशन करूंगा। ओके दोस्तों, देखो जो क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या कह रहा है, इसमें ओके ये है, ये आपका हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये सी, ये डी, ए ई, और ये क्या है एफ। ओके, यहां पे क्या है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है। ओके, ये एक्स वाई जेड है। इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, आकृति 6.29 में यदि ए बी पैरेलल सी डी, इसमें दिया है दोस्तों, दिया है, जो दिया है उस क्वेश्चन को मैं पुट कर दे रहा हूं। ओके, हल, इसमें लिखेंगे क्या, हल, इसमें दिया है, हल में क्या है, दिया है। अब क्या क्या दिया है उसको देखो, दिया है ए बी पैरेलल सी डी, मतलब ए बी क्या है, ए बी पैरेलल सी डी, इसको मान लो ये दिया है, दिया है समीकरण फर्स्ट।
ओके, इसको मान लो फर्स्ट समीकरण मानो, इसको मान लो क्या फर्स्ट। इसके बाद क्या कर रखा है सी डी, इसको आपको मान ही लो कि फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से, तो इसको मान लो सी डी पैरेलल किसके ई एफ के, ई एफ, इसको मान लो दो, ये दोनों क्या है दिया है। अब इसको मान लो सीधा समीकरण एक और समीकरण दो, और इसमें दिया है आपको y रेशियो z, क्या दे रखा है, दे रखा है y रेशियो z इक्वल टू क्या दे रखा है 3:7, 3:7। अब इसमें निकालना क्या है, तो x इक्वल टू क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब जब ये क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ दिया है। अब मुझे बताओ यदि ये ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ, अगर ये दो चीजें दोस्तों ने दे रखी हैं आपको, तो आप कहीं ना कहीं से ये भी देख रहे हो कि दोनों में सी डी समान है, इसका मतलब जो ए और ए बी होगा वो ई एफ के क्या हो जाएगा पैरेलल होगा। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। तो इसका अगर हल कर रहे हैं हम, तो हल करने में देखो क्या हो जाएगा, यहां पे आप देख सकते हो, इधर मैं लाइन पार के में लिख रहा हूं दोस्तों, इधर मैं लिख रहा हूं, इसको क्या लिखूं, देखो समीकरण एक तथा समीकरण दो से, समीकरण दो से आप ये भी लिख सकते हो, जो ए बी पैरेलल है वो किसके हो जाएगा ई एफ के, ई बी पैरेलल ई एफ, देखो दिख रहा है ना ई बी पैरेलल ई एफ, इसको मान लो क्या, इसको कुछ ना मानो, इस तरह मानो ए बी पैरेलल ई एफ। अब जब ए बी पैरेलल ई एफ है, तो आप जो सी डी रेखा है इसको देखना बिल्कुल बंद कर दो, क्या कर दो, देखना बंद कर दो। यहां पे आपको जो ए बी और सी डी है, तो आपका एक नया जो फिगर इसके अकॉर्डिंग जो मैंने लिखा हूं, इसके अकॉर्डिंग जो नया फिगर बनेगा वो जानते हो क्या बनेगा, वो बनेगा दोस्तों ये बनेगा, बनेगा आपका क्या ए बी और ई और एफ। तो इसके अकॉर्डिंग जो नया फिगर बनेगा वो इसका हो जाएगा एक्स, और जो ये है ये क्या हो जाएगा जेड। आपको कुछ दिखा, इसके अकॉर्डिंग ये लिखा जा रहा है कि x जो है वो x किसके पैरेलल हो जाएगा, x हो जाएगा x जो, इसको मान लो, इसको तीसरा इक्वेशन मान ही लो दोस्तों, क्या तीसरा मान लो, 1 2 3, इसमें x और z आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, किस लिए, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है एकांतर कोण है। तो इसको क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो, इसलिए x इक्वल टू जेड, किस लिए, कारण लिख देना, क्या है एकांतर कोण, क्या है दोस्तों एकांतर कोण। अब x इक्वल टू जेड इक्वल टू क्या है एकांतर कोण है, ओके। अब यहां पे देखो दोस्तों, यहां पे वैल्यू दे रखा है, कुछ दे रखा है। अब इसमें जब ये x और z ये दोनों आपस में क्या आ गए एकांतर कोण हो गए। अब एकांतर कोण जब दे रखा है दोस्तों, अब इसमें और तुम कुछ करना, अब क्या कर सकते हो, इसमें जो रेशियो, अब देखो यहाँ पे जो z है दोस्तों, क्या z दिख रहा है ना, इस z के जगह अगर x के जगह आप z के जगह आप क्या लिख सकते हो, x भी लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। अतः इसलिए अब यहाँ इसलिए x इक्वल टू जेड। अतः एक बात और याद रखना दोस्तों, जब तुम हाई स्कूल में पहुंचोगे तो रेशियो के ज्यादा क्वेश्चन देंगे, तो रेशियो में ये होता है कि इसके अपने तरफ से कोई एक संख्या लगाओ, उसका वैल्यू निकालो। तो इसको क्या माना, अतः माना लिखोगे, माना क्या y इक्वल टू, इसको मानो 3x, 3x है तो मान लो 3k, और z इक्वल टू, तथा z इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 के। समीकरण 3 में इसका वैल्यू रख दो, इसका वैल्यू क्या करो रख दो, इसको यहां लिख दिए। अब इसको मान लो समीकरण 3, अब मानो क्या, अब लिख लो यहां सीधी समीकरण 1 से ए बी पैरेलल सी डी। अब हम लेंगे ए बी पैरेलल सी डी को, ए बी पैरेलल सी डी को। तो अगर ले रहे हैं हम, पुनः लिख दो, पुनः ए बी पैरेलल सी डी। जब ए बी पैरेलल सी डी को लेंगे दोस्तों, तो यहां पे कुछ नहीं करना है, इन दोनों को देखना है। तो यहाँ पे x और यहाँ पे y दिख रहा है ना, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएंगे क्या
x प्लस वाई बराबर हो जाएंगे 180 अंश। क्यों? ये दोनों क्या है? एक ही तरफ अंतः कोण है। तो इसको लिख दोगे क्या? x सम ए बी पैरेलल सी डी से, आप लिख सकते हैं ए बी पैरेलल सी डी से, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएंगे? 180 अंश। ये क्या जाएंगे? ये हो जाएंगे अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। ओके दोस्तों, ओके, इसको मैं बहुत इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, एक ही इसको अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना हो गया? 180 अंश। अब जब ये 180 अंश हो गया दोस्तों, तो समीकरण 3 से जो है, समीकरण 3 से जो प्राप्त हुआ है x इक्वल टू वाई, इसको मान लो क्या? 3। अब इसमें x बराबर z जो दे रखा है, इसका वैल्यू यहां रख दो। जहां x है वहां आप क्या रख सकते हो? z भी रख सकते हो। तो इसमें रखोगे तो ये आपको क्या प्राप्त होगा? देखो, z प्लस वाई इक्वल टू 180। z इक्वल टू क्या दे रखा है? 7 के, और y इक्वल टू क्या दे रखा है? 3 के, बराबर 180 अंश। और ये 7 3 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 के इक्वल टू 180। इसको लिखने के बाद यहीं पे मैं जस्ट कैलकुलेट कर दे रहा हूं। यहां पे k की वैल्यू निकालोगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 180 बटे 10। ये जीरो कट जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18। k की वैल्यू 18 आ जाएगी। इसको आप लोग लिखो, दिख तो रहा है यहां पे दोस्तों, k इक्वल टू 18। अब यहां पे k इक्वल टू 18 आ जाएगा, k की वैल्यू समीकरण 3 में रखने पर। अब k की वैल्यू समीकरण, यहां जब k का वैल्यू इतना आ गया दोस्तों 18 के, तो यहाँ पे जो y इक्वल टू क्या दे रखा है? 3 के, और z इक्वल टू क्या दे रखा है? 7 के। तो हम क्या रखेंगे? हमें z ही निकालना है, x ही निकालना है, तो k इक्वल टू 18। तो यहाँ पे रखेंगे, आपको क्या दे रखा है? z इक्वल टू 7 के दे रखा है, इसलिए चूंकि z इक्वल टू क्या दे रखा है? 7 के, तो z इक्वल टू 7 इंटू 18, 88 126। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 126। अब जब ये 18 इसका मल्टीप्लाई करें दोस्तों, तो हो गया क्या? 126। अब x इक्वल टू z इक्वल टू 126, इसलिए हो गया, ये हो गया। चूंकि z इक्वल टू 7 के, तो z इक्वल टू 7 गुणे 8 18, और z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 126। अतः चूंकि हम जानते हैं क्या कि x इक्वल टू क्या है? z, समीकरण 3 से x इक्वल टू, अतः x इक्वल टू क्या हो जाएगा? अतः x इक्वल टू z, कहां से? समीकरण 3 से। तो x की वैल्यू कितनी है? z की वैल्यू कितनी है? 126। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 126। ओके, हाँ, इसमें कुछ नहीं करना है, जो दिया था उसको लिख लीजिए। इनको समीकरण एक यहाँ कंपेयरिंग करेंगे, ए बी पैरेलल सी डी, एक्स बराबर जेड एकांतर कोण, अतः माना y इक्वल टू 3 के और 7 के। पुनः ए बी पैरेलल सी डी से x प्लस वाई एक ही ओर के अंतः कोणों का योग है। इसको मान लो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, इसको मान लो या अंतः कोणों का योग, एक ही ओर के, इसको लिख लेना दोस्तों, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग। एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। इसको बिल्कुल जान ही लीजिए दोस्तों। ओके, इसको लिख लीजिए, लिखिए, इसको मिटा दे रहा हूं। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, इसको मिटा दे रहा हूं। आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा फास्ट कीजिए सर लोग।
अब दोस्तों क्या है, जो क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, ये प्रश्नावली 6.2 को मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि अब तो सब कुछ हो ही गया, थोड़ा एरिया भी अपना ले रहा है। अब जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन में देख रहा हूं, इस क्वेश्चन में क्या रखा है, 3 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें दिया रखा है, दिया दोस्तों आकृति बना रखा है, पहले आकृति को बना दे रहा हूं। ओके, ये क्या है दोस्तों, ये, इसके बाद F, इसके बाद G, ओके, इसके बाद E, ओके, ये इतना दे रखा है। अब इसमें दे रखा है, कह रहा है आकृति 6.3 में यदि ए बी पैरेलल सी डी, मतलब जो है ए बी पैरेलल सी डी आपको क्या किया है, ये ए बी पैरेलल सी डी आपको दे चुका है। ओके दोस्तों, ए बी पैरेलल सी डी। फिर कह रहा है ई एफ, जो ई एफ है वो लंब है सी डी पे। अगर सी डी पे लंब दे रहा है दोस्तों तो ये कोण कितने का होगा, 90 अंश का होगा। जब लंब कब होगा, एक रेखा दूसरी रेखा पे जब बिल्कुल सीधी खड़ी हो 90 अंश का कोण बनाती है, तभी उसे हम बोल देते हैं क्या, लंब। तो यहाँ पे ये जो एरो दे रखा है ना, ये जो इंडिकेट कर रहा है, ये 90 अंश को इंडिकेट कर रहा है, याद रखना है इसको दोस्तों, 90। और एंगल जीईडी, जो आपका G है, E है और D है, इस टोटल का कोण कितना है, 180 अंश, 126 अंश है। तो आपको ज्ञात, देखो इसमें क्या है जो दिया है दोस्तों, हल इसमें दिया है, जो दिया है उसको लिख लो। क्या दिया है, दिया है ए बी पैरेलल सी डी, ई एफ जो लंब है वो किस पे है, सी डी पर। फिर दे रखा है एंगल जी ई और डी इक्वल टू दे रखा है 126। आपको ज्ञात करना है, तो इसमें ज्ञात करना है तो लिख दीजिए ज्ञात करना है। देखो सेकेंड पार्ट में क्या दोस्तों, टाइटल लिखना बहुत जरूरी है। ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ तथा एंगल एफ जी ई। एफ जी ई का क्या निकालना है, मान निकालना है। अब दोस्तों इसको जो ज्ञात करना है, देखो सबसे पहले मैं ये बता दे रहा हूं आप लोगों को। देखो दोस्तों, इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना, देखो अच्छा इसमें बहुत सारे लोग इससे भी डिस्टर्ब होंगे, सर ये कोण कैसे लिख लिख के क्या किया जाता है। देखो मैं बहुत पहले जब क्लास ले रहा था दोस्तों, तभी मैं बताया था कि कोण को किस प्रकार लिखना है। देखो अगर माना, मैं बता दे रहा हूं एक बार, मुझे पता है कि बहुत सारे दोस्तों को मेरे आता है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं। देखो ये है ये है वो, ये है बी। अगर माना इस कोण के अंदर कुछ इंक्लूड कर दिया, मतलब लिख दिया जाए, किसी अलग अक्षर से इसको प्रदर्शित किया जाए, जैसे यहां लिख दिया जाए x या y या z, कोई भी संख्या, तो आप दो तरीके से लिख सकते हो। इसको लिख सकते हो एंगल, जो कोण है, जिस कोण को निकालना है वो कोण अगर 3 वर्ड में लिखे तो वो कहां होना चाहिए, बीच में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए वो बी। आपका मन इस तरह लिखो, आपका मन इसको करो, या आपका जब एक हो इंडिकेट तो इसको आप एंगल एक्स भी लिख सकते। ये आपस में तीनों क्या हो जाएंगे, एक ही कोण लिखे, एक ही बराबर होंगे। तो दोस्तों इसको ना भूलो। उसी तरह जब ये लिखा हुआ है जो वहां पे लिखा ना, उसको इंडिकेट करके देखना सीखो कि वो क्या लिखा है, क्या बोला है। आपको बोला है ए जी ई, आपको इसका वैल्यू पूछा है, ए जी ई क्या है। फिर जी ई एफ पूछा है, आपको ये दे रखा है जी फिर ई फिर एफ, मतलब इसकी वैल्यू पूछा है, इसकी वैल्यू पूछा है। फिर बोला एफ जी ई, अब कहां है, एफ जी और ई कहीं दे रखा है, आपको दे रखा है एफ
जी और ई, मतलब आपको ये वैल्यू भी पूछा है कि ये वैल्यू क्या होगा। इसमें 3 वैल्यू पूछा है। अब तीनों वैल्यू को लगाने के लिए आपको देखो क्या है, आपको दिया भी है दोस्तों, देने के बाद दिया है, देखें अब इसमें कुछ दिया रखा है, आप देखो ध्यान से देखो, इसमें कहीं ना कहीं से इसमें तिर्यक रेखा कितनी है, एक ये तिर्यक रेखा ये है। तो तिर्यक रेखा जब ये दे रखा है दोस्तों, तो ये कोण ए जी ई, जो ए जी ई है वो एकांतर कोण कहीं से बन रहा है, देखो क्या ए जी ई हमेशा बराबर होगा जी ई डी के। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या दिख रहे हैं आपको, एकांतर कोण। आपको ये 90 है, 90 को छोड़ के इंडिकेट करो, इस पूरे को देखो, ठीक है, और इस पूरी को देखो, तो एक तिर्यक रेखा, तो ये दोनों ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। तो इसमें क्या लिखोगे, इसमें ज्ञात करना है। अब इसमें क्या लिखा है, चूंकि इसमें लिखो चूंकि क्या दे रखा है, एंगल ए जी ई, आपको निकालना क्या है, चूंकि एंगल ए जी ई, देखिए दोस्तों ए जी ई, आप दूसरी टाइटल, आप चाहें तो आप दूसरा शब्द अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप दूसरा शब्द दूसरी टाइटल यूज कर सकते हैं। आपको हम जो आ रहा है, जो अपना पसंद आ रहा है उसको कर रहा हूं, आपका जो पसंद होगा आप उसको करेंगे, लेकिन समझिए यहाँ पे एंगल ए जी ई ये जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल जी ई डी के, एंगल जी ई डी के। किस वजह से, ये क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण, इसको जरूर करना है। क्योंकि एंगल ए जी ई बराबर होगा जी ई डी के, समझ गए। अब यहां पे देखो जी ई डी दो कोणों में विभाजित है, एक विभाजित है एंगल जी ई एफ, दिया ना, एंगल जी ई एफ और जी एफ ई और डी, ये भी दे रखा है, लेकिन आपको निकालना क्या है, एकांतर कोण, जिसमें आपको जी ई डी आपको दे रखा है जी ई डी क्या है, बराबर है। तो जब ये बराबर है इसलिए क्या हो जाएगा, चूंकि इतना, इसलिए एंगल ए जी ई बराबर हो जाएगा, जी ई डी का वैल्यू कितना दे रखा है 126 अंक, तो इसलिए 126 अंक। तो आपकी एक वैल्यू निकल के आ गई कि एंगल ए जी ई बराबर 126 अंक, आपका एक वैल्यू ये हो गया। ओके, समझ गए ना। अब इसमें ए जी ई हो जाएगा, इतना हो गया। अब आपको क्या निकालना है, जी ई एफ, तो आपको निकालना है जी ई एफ। ओके, पुनः जी ई एफ, पुनः आप लिखते हैं पुनः। अब इसमें जी ई एफ निकालना है, तो पुनः एंगल, इसमें फिर लेंगे आपका एंगल ए जी ई, क्या लेंगे, पुनः एंगल ए जी ई जो बराबर होगा वो बराबर होगा एंगल जी ई डी के। अब जब जी ई डी के बराबर होगा, किसके बराबर हो रहा है, ये आपस में क्या है, एकांतर कोण है। क्या है दोस्तों, एकांतर कोण है। ओके, कोई दिक्कत। अब देखो एंगल ए जी ई दे रखा है ना, इसमें दोस्तों एक चीज आप देख रहे हो, जी ई डी एक टूटा है जी ई एफ में और एक टूटा है एफ ई डी में, दो कोणों में टूटा है। तो आप इसको लिखो जी ई डी, ये बराबर किसके होगा, जो जी ई डी बराबर होगा एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। ओके, एफ ई डी। अब जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर होंगे, इसका मतलब क्या है, अगर ये 126 है, ए जी ई 126 आया, तो ये भी क्या हो जाएंगे 126 अंश रहेंगे, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब लिखो इसमें एंगल ए जी ई बराबर जी ई एफ, आपको निकालना क्या है, एंगल जी ई एफ, तो आप लिखेंगे एंगल जी ई एफ प्लस सॉरी दोस्तों, एंगल जी ई एफ। ओके, अब जब एंगल जी ई एफ है, उसके बाद एफ ई डी ये दिख रहा है क्या आपको 90, लेकिन 90 को प्रदर्शित कैसे करेंगे, इसको लिखो क्या 90, यहां पे लिख दो, चूंकि
EF जो लंब है वो किस पे है, CD पे। ओके, जब लंब है तो क्या जाएंगे, ये आपस में क्या करेंगे, 90 अंश का कोण बनाएंगे। ओके, आपको पता है AGE का वैल्यू कितना है, 126 अंश, तो इसका वैल्यू हम रख दे रहे हैं एंगल AG, चूंकि एंगल AG बराबर क्या हो जाएगा 126 और इक्वल टू ये जो 90 है, ये एक एक पॉइंट को कैलकुलेट करें, GEF प्लस 90। ओके, आप जानते हो कि समीकरण दायां पक्ष बायां पक्ष कोई एक पद को लाओ तो चिन्ह में परिवर्तन होता है, कोई प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो आप इसको क्या लिखेंगे 126 माइनस 90 इक्वल टू एंगल GEF। ओके, GEF। अब 126 में से अगर 90 जाएगा तो बचेगी क्या 36, तो एंगल GEF इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 136। ओके, आप इसको भी नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इधर इरेज कर दे रहा हूं, थोड़ा नहीं उधर जगह बाकी है, इधर में लगा दे रहा हूं। ओके दोस्तों, ये हो गया। ओके, मैं उधर कैलकुलस कर रहा हूं, दिख रहा है नहीं, मैं देख लेता हूं। ओके दोस्तों, ये हो गया। इसके बाद में आपको निकालना है FGE, कहीं दिख रहा है FG, दिखा FG और E। ओके, आप ये भी देख सकते हो दोस्तों, दो तरीके से लगा सकते हो आप, एंगल AG और E, पता है आपको AGE कितना दे रखा है 126 अंश, और आपको ये पता होगा कि एंगल FG और E ये दोनों आपस में क्या है, रैखिक युग्म है। तो आप दो तरीके से आप इसको लिखिए दोस्तों, बता रहे हैं फिर। ओके, तो उसको मैं कहां लगा दूं, मैं इधर लगा दे रहा हूं दोस्तों, इधर थोड़ा स्पेस खाली, इधर में लगा दे रहा हूं जो तीसरा कोई। अब इसमें आप देखोगे एंगल AGE, आप उसको देखना वहां पे, एंगल AGE दिखा, AGE प्लस एंगल FGE, एंगल FGE बराबर कितना होना चाहिए 180 अंश। आप लिख दो क्या, किस लिए, रैखिक युग्म, क्या है रैखिक युग्म। ओके, अब जब ये रैखिक युग्म है तो AGE की वैल्यू क्या है, AGE बराबर क्या है दोस्तों 126 प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180। अब एंगल FGE बराबर 180 माइनस 126, तो एंगल FGE इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, इसमें आ जाएगा आपका क्या, 10 में 6 गई तो हो जाएगा 4, और ये बचेगा 7, 7 में 2 गई तो क्या हो जाएगा 5, कितने आंसर हो जाएगा 54। तो ये आपका तीसरा आंसर हो जाएगा। तो तीनों का आंसर आप लिख सकते हो क्रमशः 126, एक का आया, फिर आया है कितना 36, और एक आया है क्या 54। ये आपका क्या रहेगा आंसर। तीनों पॉइंट का आंसर मैं निकाल दिया हूं, आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए दोस्तों। जहां पे कोई क्वेश्चन में दोस्तों प्रॉब्लम आए उस क्वेश्चन को जरूर बताओ, क्योंकि इस सब्जेक्ट में क्या है, जो सेकेंड पार्ट होते हैं उसमें भाषा, उसमें केवल भाषा लिखना ही जरूरी है, इसको आप लोग लिखिए दोस्तों पहले। ओके दोस्तों, हम इसका क्या कर रहे हैं, इसका आप लोग लिख लिए होंगे इसको, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब आप इसमें क्या लिखिए, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है उस क्वेश्चन को लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में मिटा दे रहा हूं दोस्तों इसको, क्वेश्चन नंबर 4। शायद इधर लास्ट में लगा, इधर लिख ले होंगे आप लोग, मैं उसको नहीं छोड़ के इधर मिटा दे रहा हूं।
मिटा दो दोस्तों इसको भी। ओके ओके दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है। जो क्वेश्चन दे रखा है मैं पहले क्वेश्चन बना दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखो दोस्तों। ओके दोस्तों, ये आपका दिख रहा है फिगर। ओके फिगर दिख रहा है, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके इसमें क्या करना है आपको दोस्तों, देखो पी क्यू एस एस टी आर। ओके ये लैपिंग हो रहा है ज्यादा वीडियो में। ये साइनिंग बहुत दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है। ओके इसमें क्या दोस्तों, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि पी क्यू पैरेलल एस टी, ये कह रहा है दोस्तों ये जो पी क्यू है ये पैरेलल है एस टी के, किसके, एस और टी के, और एंगल पी क्यू आर 110 और आर एस टी 110, तो क्यू आर एस आपको इसकी वैल्यू निकालेंगे। बोला है कि ये बराबर क्या होगा। ओके तो आपको दिया क्या है, इसमें लिख दो। तो दिया है दोस्तों आपको क्या दिया है, आपको दिया है दोस्तों क्या, x इक्वल टू दिया है एंगल, नहीं पहले दिया है क्या, पी क्यू जो पैरेलल है उस क्या है एस टी के। ओके आप हल कर रहे हो इसको। फिर दिया है एंगल पी क्यू आर कितना 110 अंश, और एंगल तथा एंगल आर एस टी, क्या आर एस टी करके दिया है, एंगल आर एस टी क्या दे रखा है 130। ओके दोस्तों इसमें देखो कई प्रकार से इसको आप लगा सकते हो, आपका लगाने मन हो तो फटाक से देखो। मैं पहले ओरल बता दे रहा हूं कि कैसे निकलेगा। माना यहां पे कोई एक रेखा है, आप एक रेखा कर दो, देखो इस पे एक नॉर्मल रेखा की रचना हमेशा डॉटेड में ही किया जाता है। मान ले जाए यहाँ पे एक x है और यहाँ पे कोई y है। जो x और y है ये पी क्यू के पैरेलल और एस टी के क्या है, ये हमेशा पैरेलल है। अब जब पैरेलल है तो आपको ये पता है ना कि जो यहाँ पे पी क्यू आर है, आपको दिखा पी क्यू आर, पी क्यू आर का वैल्यू कितना है 110 अंश। और आपको पता है अगर ये पी क्यू आर तो ये जो कोण होगा, तो ये दोनों कोण एक ही तरफ, ये दो रेखाएं हैं तो एक देखो ये रेखा ऐसे है, अब ऐसे देखना ऐसे। ओके तो ये है आपका Q और ये है आपका R, ऐसे तो है। जब मैं एक रचना कर सकता हूं तो इसको आगे भी तो बढ़ा सकता हूं ना। अब देखो इसको क्या करना है, पी क्यू आर ये दिया है 110 अंश दिया है, तो ये दोनों ये एंगल Q एंगल R ये दोनों एक ही ओर के अंतःकोण है, तो इनका कितना होता है 180 अंश होता है। तो 180 अंश जब होता है दोस्तों, 180 अंश जब होता है तो इसका वैल्यू आपका निकल के क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा कितना 70 अंश। ओके देखो मैं ओरल बता रहा हूं, अगर ये दोस्तों हो गया कितना 70 अंश हो गया ना। इसके बाद में आप इधर भी तो देख रहे हैं, इधर भी देखें, तो ये अगर 130 है तो ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाना चाहिए 50, क्योंकि वो भी एक ही तरफ एस टी को लोगे तो वो भी एक तरफ क्या है अंतःकोण है, एक ही ओर के अंतःकोणों का योग क्या हो गया 180। तो जब ये 180 ये 130 और 180 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 अंश। ओके अभी क्या हो रहा है 7 5 12 120 अंश, जबकि आप देख रहे हो एंगल क्यू आर एक्स एंगल
एस आर वाई प्लस एंगल क्यू आर एस, इनका योग कितना होना चाहिए 180 अंश। देखो अगर ये रेखा है इसमें अगर मैं बहुत रेखाएं खींच दिया, ये कर दिया, ओके 3 रेखाएं मैंने, ये इसको इसी तरह देखो, ये जो है एक्स आर वाई, मान लो ये एक्स आर वाई ही है, एक्स आर वाई ही है, इसमें मानो ये है 20, ये है आपका, ये है 20 और ये है 60। आपको बोले इसका वैल्यू निकालो, आप देख रहे हो कुछ भी चीज हो इसमें एंगल, इसको मानो x, ओके, इसको मानो p, इसको मानो r, मैं बता रहा हूं मोटा मोटा, इसको करने के लिए क्या हो जाएगा, एंगल पी आर एक्स प्लस एंगल पी आर के, इसको मानो के, पी आर के प्लस एंगल के आर वाई बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। किस लिए, ये क्या है, रैखिक युग्म है, एक ही तरफ क्या बन रहे हैं, कोण बन रहे हैं। इसमें 20 और 60 क्या, 60 और 20 क्या आ जाएगा 80 हो जाएगा, तो आपका इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, आएगा। वही नियम यहाँ पे आपको लगाना है, बट यहाँ क्या है कुछ टाइटल लिखना है, मैं ओरल बता रहा हूं, यहाँ पे आप कुछ टाइटल लिख दीजिए बस। तो यहाँ टाइटल में क्या लिखेंगे, देखो इसमें मानो कि हमने एक रचना किया, आप रचना कर दो, इसको लिखने के लिए दिया है इतना रचना, रचना में इसे रचना लिख दो, रचना में क्या लिखो, शीर्ष आर पर, ऐसे लिखो यहां पे शीर्ष आर पर एक्स वाई, शीर्ष आर पर पी क्यू तथा एस टी के समांतर एक्स वाई को खींचा, रेखा एक्स वाई को खींचा, आप ये लिख सकते हो क्या, रेखा एक्स वाई को खींचा, ओके आप ये लिख सकते हो, शीर्ष आर पर पी क्यू तथा एस टी के समांतर रेखा एक्स वाई खींचा, आप ये हो गया। अब जब रचना हो गया, अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, इसको इतना इधर छोड़ दो, आप इधर कैलकुलेट करो, ये रचना हो गया, तो आप डायरेक्टली यहां पे क्या ले सकते हो, इसलिए ओके, एक बार लिखो आप पी क्यू जो पैरेलल है वो किसके है, एस ने एक्स वाई के, किसके एक्स वाई के, इसको मानो समीकरण फर्स्ट, ओके, और जो एच टी है वो पैरेलल किसके है, एक्स वाई के, इसको मानो समीकरण 2, समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2। अब इसमें आप उठा लो, जब ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 है दोस्तों, इसमें क्या करना है, इसमें आपको देखो दोनों में कुछ चीजें कॉमन दिख रही हैं, इसमें समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों को जब मान लो तो इसमें कुछ चीजें ऐसे दोस्तों जो आपको क्या दिख रहा है, आपको कॉमनली दिख रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसमें आपको कुछ नहीं करना, कुछ आप कर सकते हो, यहां पे क्या रखते हो, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ओके, पी क्यू और एक्स वाई आप लो या एक्स यू पी क्यू लो, इसमें क्या लोगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ओके, समीकरण 1 और 2 से लोगे, बुक रख दे रहा हूं दोस्तों, समीकरण 1 और 2 से, तो इसमें लिख दो पी क्यू पैरेलल एक्स वाई, पी क्यू पैरेलल एक्स वाई, रचना से आप लिख सकते हो क्या, रचना से, ओके, जो मन वो लिख दो, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से पी एक्स इक्वल टू एक्स वाई, रचना से, क्योंकि हमने रचना किया है किसको, एक्स वाई को। अब इसमें देखो क्या दिखेगा आपको, एंगल, मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं, एंगल अब या अथवा लिखो अब, क्या एंगल, इसको इंग्लिश में नाउ भी लिख सकते हो, अब लिखोगे इसको एंगल पी क्यू आर प्लस
एंगल क्यू आर एक्स, एंगल क्यू आर एक्स बराबर 180 अंश। कारण में क्या लिखोगे, एक ही ओर के अंतःकोणों का योग। कारण में लिखोगे एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग, एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग। कारण जरूर लिखना दोस्तों, कारण के बिना अधूरा ही रहेगा। ओके, पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एक्स बराबर 180 अंश, एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग। अब पी क्यू आर आपको दे रखा है, पी क्यू आर बराबर क्या दे रखा है, 180 अंश। तो आप लिख दोगे क्या, पी क्यू आर बराबर, चूंकि देखो यहां पे एंगल पी क्यू आर बराबर क्या दे रखा है, 110 अंश प्लस एंगल क्यू आर एक्स बराबर 180 अंश। यहां पे चूंकि एंगल पी क्यू आर बराबर क्या दे रखा है, 110। ओके, अब यहां पे एंगल क्यू आर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 110। तो एंगल क्यू आर एक्स बराबर हो जाएगा आपका कितना, 70 अंश। इसको यहीं पे छोड़ दो। ओके, अब क्या करना है आपको, ये हो गया, उधर लेना है। अब पुनः आप लिखोगे क्या, पुनः इसको, एक पार्ट ये हो गया, पहले ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, उसके बाद इधर कैलकुलेट करना है। ओके, अब लिखना है पुनः एस टी पैरेलल एक्स वाई, एस टी पैरेलल एक्स वाई, पुनः एस टी पैरेलल एक्स वाई से, ओके, एस टी पैरेलल एक्स वाई से क्या देखोगे दोस्तों, वहां पे देखोगे एंगल टी एस आर प्लस टी एस आर या आर एस टी, मैं बोला हूं लेकिन दे रखा है उसी को लिखा, आर एस टी प्लस क्या लिखना है, आर एस टी प्लस एस आर वाई, आर एस वाई या एस आर वाई बराबर 180। इसमें कारण क्या लिखोगे, एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग। क्या डालोगे, एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग, क्या लिखोगे, एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग। जब इसको लिखोगे दोस्तों तो एंगल एस आर टी एक्स एस आर वाई, तो इसमें एस आर टी का वैल्यू क्या दे रखा है 130, इसलिए क्या दे रखा है, अब अतः एंगल आर एस टी बराबर क्या हो जाएगा, अतः एंगल आर एस टी बराबर हो जाएगा 130 प्लस एंगल एस आर वाई इक्वल टू 180। तो एंगल एस आर वाई, इसमें कारण क्या लिखोगे, चूंकि दिया है क्या, एंगल आर एस टी बराबर 130। ओके, उत्तर दे रखा है, वहां दिख रहा है दोस्तों, जो दिया है वो नहीं लिखा, कुछ दिख रहा है। ओके, यहां पे मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, यहां पे आप कारण में क्या लिखोगे दोस्तों, कारण में लिख दोगे चूंकि एंगल आर एस टी बराबर 130। ओके, अब एंगल एस आर वाई बराबर 180 दे रखा है, तो एस आर वाई की वैल्यू निकालोगे, एंगल एस आर वाई बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 130। तो एंगल एस आर वाई बराबर क्या हो जाएगा, 50। आपको निकल के आया क्या, एंगल एस आर वाई बराबर 50 और एंगल क्यू आर एक्स बराबर 70। अब जब ये दोनों निकल आया दोस्तों, इसको आप लिखिए, उसके बाद थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, इधर साइड में मिटा दूंगा। ओके,
ओके दोस्तों, इसको अब मैं मिटा दे रहा हूँ। ओके, इधर मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ओके, इधर भी थोड़ा इरेज करूंगा। कहाँ तक? ये वैल्यू दे रखा है, इसको आप लिख लिए होंगे, नहीं लिखे तो दोस्तों इसको आप लोग लिख लीजिए फटाफट। थोड़ा और बनना है इसको, इस क्वेश्चन को और बताना है थोड़ा। इधर मैं मिटा दे रहा हूँ। ओके, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा और इसको भी इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग लिखे होंगे। ओके, इसमें देखो अब क्या करना है इसमें दोस्तों, आपको इसमें करना है अब पुनः पुनः आप लिखो यहाँ पे पुनः पुनः में क्या लिखोगे? पुनः पी क्यू जो पैरेलल एक्स वाई से, पी क्यू पैरेलल एक्स वाई से। यहां पे जब पी क्यू पैरेलल एक्स वाई देखोगे दोस्तों, तो इसमें जितने ये हैं और ये, तो इसका ये क्या हो जाएगा? ये कोण हमेशा इस कोण की क्या हो जाएगा? बराबर। आप इसको चाहो तो आप बढ़ा लो, तो देखो बढ़ा के देखो, ये हुआ ड्रॉ फिगर। तो जो ये कोण है इसके और जो ये कोण है वो इसके क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे। तो पी क्यू आर, क्योंकि आपको ये टोटल कोण इतना पता हो गया तो इतना ही निकालना है, तो ये भी क्या हो जाएगा? पता हो ही जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? पी पुनः पी क्यू और पी क्यू पैरेलल एक्स वाई से। अब एक्स वाई से करोगे तो इसमें क्या है? एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल क्यू आर वाई। क्यू आर वाई क्या है? कारण लिखो क्या है? एकांतर कोण। क्या है? एकांतर कोण। अब जब ये एकांतर कोण है दोस्तों, है एकांतर कोण, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे। अब जब ये बराबर होंगे तो आपको पता है एंगल पी क्यू आर बराबर क्यू आर वाई। क्यू आर वाई दो कोणों में जुटा है, आपको दिख रहा होगा, मैं बता दे रहा हूं पहले। एंगल क्यू आर एस दिखा, क्यू आर एस इस कोण को लिखा हूं, उसके बाद दिया है प्लस एंगल एस आर वाई। एस आर दिखा ना आपको? दोनों कोण दिखे। अब इसमें क्या है? एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर बराबर क्या दे रखा है? 110 अंश, पता है ना? इक्वल टू क्यू आर एस आपको निकालना है। क्या क्यू आर एस निकालना है? तो एंगल क्यू आर एस प्लस एस आर वाई कुछ आया हुआ है वहां पे 50। एस आर वाई बराबर क्या आया है? 50। ओके, आपको निकालना है क्यू आर एस, तो आपको इस 50 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 110 माइनस 50 इक्वल टू एंगल क्यू आर एस। 110 में से 50 दिया तो कितना बचेगा? 60। तो ये क्या हो जाएगा? एंगल क्यू आर एस। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो। ओके, आपका मन हो तो आप इस तरह लिख सकते हो, एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 60 अंश। ये आपको क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा आंसर। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके दोस्तों, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अभी आप लोग के दो क्वेश्चन बचे हैं, दो क्वेश्चन हो जाएगा। इसको मिटा देना दोस्तों, इधर से इरेज कर रहा हूं। ओके, इसको भी मिटा देना दोस्तों। आप लोग वीडियो को रोक के, जब आप भी क्वेश्चन देखें तो वीडियो को रोक के आप क्या कर सकते हैं? आप लिख सकते हैं आराम से। ओके दोस्तों, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब आपको क्या करना है? आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों? कह रहा है, पहले क्वेश्चन जो दे रखा है उसको मैं बना दे रहा हूं। ओके, क्वेश्चन है ए बी सी
और डी, इसमें एक ट्रायंगल है। ओके, ट्रायंगल क्या है? पी क्यू आर, ये दे रखा है कितना? 127। ये वाई, ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है 50, और ये दे रखा है एक्स। ओके, दो तीन चीजें दे रखी हैं। ओके दोस्तों, इसमें ये दे रखा है, इसमें बोला है कि ए बी पैरेलल सी डी, एंगल ए पी क्यू 50, और ये तो एक्स और वाई का क्या निकालना है आपको? वैल्यू निकालना है। तो इसमें जो दिया है क्वेश्चन नंबर, ये है क्या? क्वेश्चन 5। इसमें जो दिया है दोस्तों, क्या है? दिया है, क्या दिया है? दिया है ए बी पैरेलल सी डी, ये तो दिया है, आपको पता है, क्योंकि जितना है ए बी पैरेलल सी डी, ये भी दिया है। दिया में लिखा तो दिया लिख दीजिए, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 अंश। ओके, और एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 अंश। आपको ज्ञात क्या करना है दोस्तों? आपको ज्ञात करना है जो ज्ञात करना है x तथा y का मान। ओके, x तथा y का मान। अब यहां से आप कैलकुलेट करना स्टार्ट कीजिए। कैलकुलेट करना जो दिया है उसको आप दिया लिखें। देखो, अब जब ये दे रखा है दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, मैं ओरल बता दे रहा हूं। देखो, इसमें ए पी क्यू दिया है, ए पी क्यू, इस कोण का एकांतर ये कोण होगा होगा होगा। अब जब ये कोण पता हो जाएगा दोस्तों, और ये कोण दोनों, जब ये कोण पता है तो ये कोण भी आपको पता होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ये 127 तो ये भी क्या हो जाएगा? 127। यही आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा क्या? आंसर। देखो, अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं दोस्तों? इसको कैलकुलेट करने के लिए देखो, इसमें कैलकुलेट करेंगे, इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट कि चूंकि एंगल ए पी और क्यू जो बराबर होगा, वो बराबर हो जाएगा एंगल पी क्यू आर के। किसके? पी क्यू आर के। आप कारण क्या लिखोगे? ये दोनों आपस में क्या है? एकांतर कोण। एकांतर क्या है? एकांतर कोण। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? एकांतर कोण। इसलिए एंगल ए पी क्यू बराबर क्या है? एंगल ए पी क्यू बराबर है आपका 50 अंश। तो इसलिए ए पी क्यू बराबर 50 बराबर पी क्यू आर को किससे निरूपित करेंगे? एक्स से। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 50 अंश। यही आपका क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी आंसर। ओके, क्योंकि अब यहाँ पे इसलिए x बराबर 50, चूंकि इसमें और आपका लिखने मन हो तो इसमें और लिख सकते हो, चूंकि एंगल ए पी और क्यू बराबर क्या दे रखा है? 50, ये दे रखा है आपको। ओके, ये हो गया। अब इस पे एक चीज और देखो, अब इस टोटल का एकांतर 127, तो इसका एकांतर इन दोनों को मिला के देखा जाएगा। ओके, इन दोनों को आप 50 को y को मिला के जो करेंगे वो किसके बराबर होगा? 127 के। पुनः लीजिए, पुनः एंगल ए पी आर, आप सीधा देखेंगे ए पी आर को, एंगल ए पी आर बराबर एंगल बी पी आर टी, एंगल पी आर टी। आपको कहीं दिखा? ये हुआ P, ये हुआ R, ये हुआ T। ओके, तो ए पी आर बराबर पी आर डी। नियम क्या लिखोगे? ये आपस में क्या है? एकांतर कोण है। एकांतर कोण। ओके, जब ये दोस्तों आपस में एकांतर कोण हैं,
क्या है, एकांतर कोण है। तो एंगल ए पी आर दो खंडों में विभाजित है, आपको दिख रहा है ए पी आर। एक है एंगल ए पी क्यू, दिखा, ए पी क्यू प्लस एंगल पी आर और टी, दिखा है। दो, जिसमें दो विभाजित है, क्या क्या देखो, एक दिया है ए पी क्यू दे रखा है ना, ए पी क्यू, और आपको दे रखा है क्या, क्यू आर डी, देखा, क्यू पी आर प्लस क्यू पी आर बराबर पी आर डी की वैल्यू क्या रखी है, तथा पी आर डी। आप इसको देखे या नहीं देखे, देखो दोबारा देखो दोस्तों, ये जो कोण है इन दोनों के बराबर है, तो इसके बीच दो कोण है, एक है ए पी और क्यू, ये वाला, फिर क्यू आर और क्यू पी आर, जो आपको वाई क्या करना है, निकालना है। इसको जब निकालना है दोस्तों, अब क्या कर सकते हैं आप, ए पी क्यू, जिसकी जो वैल्यू, उस वैल्यू को आप क्या कर दीजिए, रख दीजिए। तो ए पी क्यू कितना दे रखा है, 50, हमने एक्स को निकाल रखा है क्या, 50। तो ए पी क्यू पहले से आपको दे रखा है कितना, 50 है, तो इसका वैल्यू कितना है, 50 प्लस एंगल क्यू पी आर आपको क्या करना है, क्यू पी आर निकालना है, इक्वल टू पी आर डी की वैल्यू आपकी कितना है, 127। तो एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 127 माइनस 50। तो आप क्या करेंगे, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू हो जाएगा 77, घटाओ कितना जाएगा, 77। तो आपका एंगल क्यू पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 100 केवल क्या, 77 अंश। तो आपके दो वैल्यू, क्यू पी आर को हम क्या लिखते हैं, एंगल वाई के, तो वाई इक्वल टू क्या हो गया, वाई इक्वल टू हो गया 77। ओके, और एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स इक्वल टू क्या है, 50। आप इन दोनों को लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, जल्दी लिखिए दोस्तों, वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है। ओके दोस्तों, आप इसको लिख चुके हो, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ओके, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। दोस्तों ये 6.2 का लास्ट क्वेश्चन जो 6 नंबर है, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं इसका पहले फिगर बना दे रहा हूं दोस्तों। ये दोस्तों, ये आपका फिगर है। इस वाले क्वेश्चन में आपको कुछ साइंस भी लगाना है, कुछ मैथमेटिक्स भी लगाना है। तो आइए हम पहले क्या इसको पढ़ते हैं। इसमें दे रखा है आकृति 6.2 में पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं, जो आपको ये दिख रहे हैं, ये आपके क्या है, दर्पण है। क्या है, दर्पण है। ओके, जो एक दूसरे के समांतर रखे हैं, एक आपतन किरण ए बी, ये आपतन हुआ,
अब आप साइंस में आपतन किरण ए बी पी क्यू से पी क्यू से बी पर टकराती है, बी पर टकराती है और परिवर्तित किरण पथ बी सी पर चलकर दर्पण आर एस से सी पर टकराती है, पुनः सी डी के अंदिश परिवर्तित हो जाती है, सी डी के अंदिश परिवर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए ए बी पैरेलल सी डी। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है, दो चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। आपने अपवर्तन और परावर्तन का नियम पढ़ा होगा 9th क्लास में, आपके सर ने साइंस का जो चैप्टर है फिजिक्स में फर्स्ट या सेकंड चैप्टर है वो आपको पढ़ाए होंगे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, जितने कोण पे आप किसी चीज, आप अगर कमरे में भी खड़े हो दोस्तों, कभी आईने के सामने, शीशे के सामने, दर्पण के सामने आप कभी खड़े हो जाए, फिर उसके बाद टार्च लीजिए। टार्च को क्या करेंगे, आप उसको जब जलाएंगे ना, जितने डिग्री पे आप ऐसे अगर सीधा दिखाएंगे, आप अगर ऐसे सीधा कर रहे हैं सीधा, तो वो आपका जो दर्पण से टकराकर जो किरण आएगी वो उतने ही अंश में रिफ्लेक्ट होकर पीछे आएगी। आप जब सीधा करेंगे तो आपको कहीं कुछ नहीं दिखेगा, डायरेक्टली पीछे आपको इमेज दिखेगा उसका। यदि आप उसको कुछ किसी एंगल पे कर रहे हैं, जितने एंगल पे आप उसको करेंगे उतने एंगल पे वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। आप बाल्टी में पानी लीजिए, पानी भर लीजिए, उसके बाद टार्च लीजिए, टार्च को इस तरह क्लिक करेंगे, जैसे आप उसको ऑन करेंगे टार्च को, जितने एंगल पे करेंगे उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट होके आपका ऊपर जाएगा। वो आपका ये जो डाल रहे हैं ये आपतन, जो गया वो क्या हो जाएगा, परावर्तन। तो ये दो चीज अब इसमें दिया है, आपतन और परावर्तन। आपतन और परावर्तन में एक नियम और हो जाए, देखो ये आपतन और परावर्तन जितने पे आ रहा है उतने पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना। अब हमको दिखाना है इसको कि ये दोनों ए बी पैरेलल सी डी मतलब एक दूसरे के समांतर हैं। यदि समांतर दो रेखाएं हैं तो उनके अंतःकोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या हो जाएंगे, इन सभी के युग्म क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तब इसको क्या कर सकते हो, देखो अगर ये कोण और ये कोण तो आपस में बराबर ही होगा कि नहीं होगा, हर हाल में होगा। लेकिन ये दो अंतःकोण है तो दो समांतर रेखाओं के बीच चार अंतःकोण बनते हैं, कितने, चार। और इसमें कितने बन रहे हैं, इसको एक, तो इसको किस तरह अंतःकोण देखोगे, देखो जो ए बी है उसको मान लो ए बी और ये मान लो सी डी, ये अगर है क्या, ये अगर है तो इसको ये भी कर सकते हो, इसको आप देखो ये क्या लिखा है, ए बी, और ये क्या लिखा हुआ है, सी डी। और हमको ए बी और सी डी ये लिखा है तो ये दे रखा है, तो इसका मुझे ये कोण पता है और ये कोण पता है ना। अब इन्हीं दो कोणों को पता है और इन्हीं दो कोणों को ले सकते हैं हम इसको और इसको तो ले नहीं सकते। ओके, तो उसी के अंदर कुछ करना है, उसको देखिए। अपवर्तन और परावर्तन आ गया, इसलिए इसमें क्या, अपवर्तन परावर्तन का कुछ नियम करना है। तो इस क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिख लो। क्या दिया है, दिया में क्या लिखेंगे आप, देखो हल में क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दिया है क्या, ए बी जो पी क्यू, ये क्या है, दिया है पी क्यू पैरेलल आर एस। ये क्या है दोस्तों, आपको दिया है ये पहले आपको दिया है। इसके बाद कह रहा है कि जो ए बी और सी डी ए बी तथा ए बी आपतन कोण बोल रहा है क्या, तथा ए बी आपतन किरण तथा सी डी क्या है, परावर्तित किरण। सी डी क्या है, परावर्तित किरण। आपको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। दिया है इतना, अब इसमें आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना से पहले इसमें आपको रचना कर दीजिए। क्या रचना, आप रचने में कुछ, रचना जब तक नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। इसमें एक मान लीजिए क्या, और इसमें कर दीजिए, इसको मान लीजिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, ये कर दीजिए। ये हो गया।
सिद्ध करना है आप सिद्ध कर दीजिए, उसके बाद रचना लिखिए या रचना लिख के फिर सिद्ध कीजिए, दो मन वो कर सकते हैं आप। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसमें आपको सिद्ध भी करना है, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी पैरेलल सी डी। आप रचना क्या किए, रचना में लिख दीजिए। रचना आपने क्या किया, आप सीधा लिखो रचना, हम ये सीधा लिखो कि पी क्यू किरण या पी क्यू किरण पी क्यू या दर्पण पी क्यू, क्या लिखोगे आप, लिखोगे रचना में सीधा लिख दोगे। आपने रचना क्या किया है, आपने रचना किया है कि पी क्यू पर हमने बी एम एक लंब डाला, बी एम लंब डाला। तो आप क्या लिख सकते हो स्टार्ट में, पी क्यू लंब जो है वो किसके है, बी एम के, तथा क्या, तथा जो सी एन, जो इसको बी एम लंब है पी क्यू, तथा सी एन लंब है आर एस के। ओके, हमने ये रचना किया। अब इसमें कुछ कैलकुलेस करो, इसमें कैलकुलेस करो, चूंकि हम लोग को ये भी पता है दोस्तों कि इसमें कुछ करने के लिए दोस्तों, जिसको मैं यहां पे आप क्या कर सकते हो, देखो इसमें आपको कुछ चीजें हैं जो आपको थ्योरी के हिसाब से अपने बेस के हिसाब से इसको क्या करना है, इसको आपको प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए क्या करना है, देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, बी एम जो लंब है वो पी क्यू, तथा सी एन जो लंब है वो किसके है, आर एस के है, आर और एस के, इसमें आर एस के है। इसमें हमने एक रचना ये भी किया। अब आपको ये भी पता है कि जो पी क्यू है, क्या पी और क्यू, यहां पे पी क्यू और यहां पे आर एस, इसमें देखो इसमें एकांतर कोण भी दिख रहा है, आपतन कोण भी दिख रहा है, परावर्तन कोण भी दिख रहा है, बहुत सारे कुछ दिख रहे हैं। ओके, अब इसमें ए भी, इसमें कुछ, इसमें क्या करोगे, इसमें ए बी पैरेलल सी डी, देखो इसमें पी क्यू, अब पुनः अब क्या, अब क्या लिखना है, इसमें आपको हल करना है। अब चूंकि देखो, चूंकि जो पी क्यू पैरेलल आर एस है, पी क्यू पैरेलल आर एस में बी सी दिख रहा है आपको, बी सी तिर्यक रेखा है, क्या है, तिर्यक रेखा है। जब ये दोस्तों तिर्यक रेखा है तो आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी। जब ये तिर्यक रेखा है तो यहां पे आपको दिख रहा होगा एंगल 2 जो है एंगल 3 के क्या है, बराबर है। अब तिर्यक रेखा है, आप जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। अब इसमें, इसलिए इसमें जब ये तिर्यक रेखा है तो आप क्या कर सकते हो, इसलिए एंगल 2 जो होगा वो बराबर किसके हो जाएगा, एंगल 3 के। किस नियम से, ये क्या है, एकांतर कोण है, क्या है, एकांतर कोण है। जब ये दोस्तों एंगल 2 और एंगल 3 जब ये आपस में बराबर हो रहे हैं तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको मानो क्या, समीकरण 1। ओके, आपको ये भी पढ़ा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है ये, चूंकि हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तित कोण परावर्तन कोण हम जानते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। फिजिक्स में आप पढ़ोगे आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब ये आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं इसलिए एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के, समीकरण
सेकेंड, और एंगल 3 जो बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। ओके, समीकरण 3। आप एक चीज देख रहे हैं कि ये जो समीकरण 1 और 2 और 3 से, समीकरण 1 और 2 और 3 से आपको ये पता लग रहा है कि जो एंगल 1 है, एंगल 1 देखो यहाँ पे 1 2 के बराबर, यहाँ 2 3 के बराबर, तो 1 3 के बराबर हो ही जाएगा ना, और 3 किसके बराबर है, 4 के बराबर है। इसलिए समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 2 तथा समीकरण 3 से, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 से ये पता लगता है कि एंगल 1 क्या, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 से ये पता लगता है कि एंगल जो 1 है वो एंगल 4 के क्या है, बराबर है। एंगल 1 जो है एंगल 4 के क्या है, बराबर है। आप इसको मान लीजिए क्या, समीकरण 4। क्यों बराबर किया, देखो दोस्तों, अगर मैं 2 3 के बराबर है तो यहाँ पे 1 है, तो 1 की जगह क्या है 2, 2 रहने दीजिए। आप 2 के जगह चाहो तो क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, और 3 किसके बराबर है, 4 के, तो कहीं ना कहीं से सब आपस में बराबर है। तो इसलिए समीकरण 1 समीकरण 2 1 और 4 के क्या है, बराबर है। अब समीकरण 1 और समीकरण 4 को जोड़ने पर क्या करो, समीकरण 1 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। जब जोड़ोगे दोस्तों तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये क्या दर्शा रहा है, जितना दोस्तों आपतन कोण होगा परावर्तन कोण होगा, आपतन कोण होगा परावर्तन कोण होगा। तो आप बड़े हो ना कि अगर ये त्रिज्यीय रेखा है तो ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे ही होंगे कि नहीं होंगे। आपको लिखोगे एंगल ए बी और सी जो बराबर होगा एंगल बी और बी सी डी के, ये क्या है, आपतन को, ये क्या है, ये एकांतर कोण है। एक ही रेखा के अंदर, एक ही दो समांतर रेखाओं के बीच, त्रिज्यीय रेखा के बीच क्या है, अंतर कोण है। तो इनका योग जो बराबर है, तो ये भी हम इन सभी से ये दर्शा रहे हैं कि एंगल 1 और 2 ये कोण जोड़ोगे, ये कोण जोड़ोगे तो आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। जब ये बराबर हो रहा है तो यहां सिद्ध होता है एंगल ए बी और सी जो बराबर हो जाएगा एंगल बी सी डी के। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या है, एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण। अतः यह सिद्ध होता है, ये क्या है, एकांतर कोण है। जब ये दोनों दोस्तों आपस में एकांतर कोण हो जाते हैं, क्या एकांतर कोण हो जाते हैं, तो आप क्या करोगे, इसलिए जब ये एकांतर कोण है तो ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, ये आपका क्या हो रहा है, प्रूव्ड हो रहा है। अब किस लिए ये प्रूव्ड हो रहा है, देखो प्रूव्ड दोस्तों इसलिए ये हो रहा है क्योंकि एकांतर कोण आप तभी बना सकते हो दो समांतर रेखाओं के बीच, जब एकांतर कोण जब बनेगा जब दो रेखाएं आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर होंगी ही होंगी। तब जब ये दोनों कोण एकांतर हो जा रहे हैं तो वो क्या है, समांतर होगा ही होगा। तो इसलिए यहां पे क्या प्रूव्ड होता है, ए बी पैरेलल सी डी, ये क्या है, आपस में समांतर रेखा, ये समांतर क्या है, समांतर ए बी पैरेलल क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ओके दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। ओके दोस्तों, ये प्रश्नावली 6.2 जो था, प्रश्नावली 6.2 के जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए दोस्तों। मेरे हिसाब से अब इसमें बच क्या रहा है, इसमें एक चैप्टर और हुआ है, एक चैप्टर और बचा है जो प्रश्नावली, इसमें भी 5-6 क्वेश्चन है। प्रश्नावली 6.3, ये दोस्तों जो प्रश्नावली 6.3 है इसका भी मैं वीडियो एक ही वीडियो में बनाऊंगा, इस चैप्टर इस प्रश्नावली का, क्योंकि लॉन्ग वीडियो है, कोई बात नहीं, सारे कंटेंट एक साथ मिल जा रहे हैं तो बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो को मैं कल हर हाल में इसको अपलोड कर दूंगा। और इसके बाद में यदि मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो आपका मन हो, वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर कर सकते हो। आप मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हो, आपके भाई लोग हैं उनको आप भी जुड़ सकते हो, क्योंकि इसमें 9 से लेकर 12 तक ये हमेशा आगे चलने के बाद और कोर्सेज जो होंगे उसको मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं 12 तक मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ।
तो उसका आप सारे लोग पढ़िए, इंजॉय लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो आप लाइक भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।